बच्चों आप सभी का। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम का मैथ्स का सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कल आपका जो पेपर होने वाला है वो किस तरह का आएगा। तो शुरू करते हैं जल्दी से। ये पेपर होगा आपका 60 नंबर का और टाइम होगा इसका 2.5 घंटे। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न करने आपको ज़रूरी हैं। और इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न होंगे जिनमें अ, ब और स में विभाग किया गया होगा। खंड अ में 3 प्रश्न आएंगे आपको और जिनमें से एक प्रश्न आपका बहुविकल्पीय होगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक सही करना होगा आपको। और 2 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित होंगे। खंड ब में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 6 प्रश्न हैं। खंड स में कुल 9 प्रश्न हैं जिसमें 2 अंक के 5 प्रश्न हैं और 3 और 4 अंक के 2-2 प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, यद्यपि प्रत्येक खंड में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आपको अंदर जो है ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको चॉइस मिल जाएगी। आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक को विकल्प को ही हल करना है। ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया या अटेम्प्ट किया है गलत कर दिया है। कैलकुलेटर का प्रयोग जो है नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए में। खंड अ है पहला हमारा और इसमें कहा गया है प्रश्न 1 में 8 बहुविकल्पीय उपभाग हैं। 1 से 8 में सही उत्तर का चयन कीजिए और प्रत्येक उपभाग जो है आपका 1 अंक का है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्या कह रहा है, 42,70,000 8 के लिए सही संख्या है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 42 लाख को कैसे लिखेंगे, 70,000 उसके आगे और 8 के लिए इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है और इसका नंबर है 1। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। 42,70,000 आप पहले ऐसे लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। अब इन्होंने कहा है 42 लाख लिखना है, तो 42 लाख इस तरह से लिख दिया हमने। 70,000 तो 70,000 हो गया, हजार में 3 जीरो आ गई और 8 तो 8 हो गया ये। तो अब ये कौन सा नंबर है, इन चारों में से नंबर में से कौन सा नंबर है, डी वाला। तो डी वाला इसमें उत्तर जो है वो सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है आकृति में एंगल एक्स वाई जेड को निम्न रूप से नहीं लिखा जा सकता। ये जो चार दिए हुए हैं एंगल एक्स वाई जेड को इस आकृति में देखना है और बताना है कि इसको किस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। देखिए एंगल कहाँ पे बन रहा है, वाई पे बन रहा है, तो इसका मतलब वाई कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो एंगल वाई लिख सकते हैं इसको और एंगल जेड वाई एक्स लिख सकते हैं, एक्स वाई पी लिख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लिख सकते हम, इसको हम जेड एक्स वाई नहीं लिख सकते। तो इसका उत्तर क्या, किस तरह से उन्होंने पूछा था, नहीं लिखा जा सकता। तो एक्स वाई इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, तो इसका बी जो है वो सही हो गया। अब इसमें चॉइस है, या तो आपको ये वाला करना है या आपको ये वाला करना है। ठीक है, तो इसमें चॉइस दी गई है, तो किस तरीके से होगा, इसका बी सही हो गया था। अब इसमें क्या है, इसमें पूछा है दिए गए वृत्त का व्यास। तो व्यास किसे क्या होता है, जो सबसे सर्कल की जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको व्यास कहते हैं, जो बीच बीच से जा रही होती है। ठीक है, जैसे ये सबसे बड़ी लाइन हो गई, ये सबसे बड़ी लाइन हो गई। तो इनमें कौन सी लाइन है, ये वाली ए बी वाली सबसे बड़ी लाइन है। ठीक है, तो ये इसमें से कौन सा सही हो गया, इसका उत्तर हो गया ए सही, ए और बी। ठीक है, आगे करते हैं। तीसरा पूछा है इन्होंने क्वेश्चन, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से घटाया जाता है तो परिणाम का चिन्ह होता है। कोई जब क्या कहा है, ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक कैसे, ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -4 है, हाँ, दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से घटाया जाता है। अब इसमें मान लीजिए -8 में से इसको माइनस किया जाता है, -4 में से -8 को अगर माइनस करते हैं तो परिणाम का चिन्ह होता है। तो परिणाम का हमेशा चिन्ह क्या होता है, हमेशा वो होता है, सदैव क्या होता है हमारा, ऋणात्मक होता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव ही आएगा। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं कि -8 माइनस -4, अगर आपने इस तरीके से लिखा तो आपका माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो -8 +4 हो गया। माइनस प्लस माइनस, तो इसका क्या आएगा, आंसर में क्या आ जाएगा, हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है,
तो ये कहा गया था, पूछा गया था कि जब एक ऋणात्मक पूर्णांक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से घटाया जाता है तो परिणाम का चिन्ह क्या होता है, सदैव ऋणात्मक ही होता है। आगे है, इसी में देखिए अब इसमें से चॉइस आई है, या तो आपको ऊपर वाला करना था, ये वाला सही था इसका, या तो आपको ये वाला करना है तीसरे का, या फिर और लिखा हुआ है, या फिर ये नीचे वाला करना है। ठीक है, तो इसमें पूछा है जब एक पूर्णांक स्वयं में जोड़ा जाता है तो योग पूर्णांक से बड़ा होता है। जब एक पूर्णांक स्वयं में जोड़ा जाता है, तो जैसे -4 है, अगर इसको स्वयं में ही जोड़ दिया जाए तो क्या ये पूर्णांक से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, -8 हो जाएगा। तो ये इसका क्या उत्तर जाएगा, केवल तभी सत्य होगा जब पूर्णांक जो है वो धनात्मक होगा। अगर ये पॉजिटिव में होंगे तो ये बड़ा होगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव में होंगे तो क्या होगा, ये तब क्या होगा हमारा आंसर जो है, तब ये छोटा आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर हो गया कि अगर हमेशा पॉजिटिव में होगा, अगर हमेशा वो धनात्मक है, तभी जो वो है बड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे करते हैं। आगे इन्होंने कहा है, यदि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ा जाता है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 और 7, 9 बार 7 लिख दिया। सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 7 अंकों की, और इसमें अगर एक जोड़ दिया जाता है तो क्या आएगा, तो यह बराबर किसके होगा, ये क्या आ गया हमारा, प्लस हमने किया जब इसको जोड़ा तो क्या आ गया हमारा, 1 करोड़ आ गया। ठीक है, तो इसका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। आप आगे करते हैं। आगे इसमें भी चॉइस दी गई है आपको, इसमें भी आपको 2 करने थे, या तो वो वाला करना है या आपको ये वाला करना है। ठीक है, ये और लिखा हुआ है ना, अथवा लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे इसमें पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्या ये दे रखी है को उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाकर निम्न रूप में लिखेंगे। अल्प विराम लगाने हैं, इसमें अल्प विराम किसे कहते हैं, ये जो मेरे कॉमा लगे हैं इनको अल्प विराम कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय संख्या में 3-3 का ग्रुप बनता है, 3-3 में, तो इसमें पहले 3 के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगा दिया ये वाला, और फिर यहाँ 3 छोड़ करके संख्या एक अल्प विराम यहाँ लगा दिया, तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा जो है इसमें सही हो जाएगा, इसमें हमारा ये बी वाला जो है सही हो जाएगा। बी वाला सही नहीं है, एक मिनट, इसमें हमारा जो है सही हो जाएगा, ये है सी वाला। ठीक है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका एक बार फिर से बता देते हैं कि इसका सी ऑप्शन सही है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं इसका ही अगला क्वेश्चन। अगला है 5वां नंबर, और इसमें क्या क्या है कि -10 और -15 के बीच में जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो कौन सा है। तो -10 और -15 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, -14 13 12 और 11। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होता है माइनस का, तो सबसे बड़ा होता है, इसमें हो गया -11। तो 11 का लिखा है हमारा ए वाला जो है इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आगे है -1 का पूर्ववर्ती पूर्णांक है। पूर्ववर्ती क्या होता है, जो उससे पहले का होता है। तो जैसे -1 नंबर लाइन आपको आती होगी बनानी, -2 इस तरह से लिखते हैं, -3। तो माइनस, इसमें पूछा है पूर्व, पूर्व मतलब पहले वाला, तो पहले वाला कौन सा है, -2 है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो गया, ये बी वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही हो गया। आगे आगे आता है 7वां नंबर। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है हमारा कि एक दी गई आकृति बी सी है, ये बी सी एक आकृति दी गई है, ये क्या है। तो बी सी क्या है, एक किरण है, क्योंकि इसके एक तरफ ही एरो लगा हुआ है। तो क्या है ये बी सी, क्या है, एक किरण है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस पूर्णांक युग्म में पहला पूर्णांक संख्या रेखा पर दूसरे पूर्णांक के बाई ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बना ली, यहाँ पर एक नंबर लाइन आपको बनानी आती होगी, इस तरह से एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 0, यहाँ पर लिख दिया 1 1 2 3 4, इस तरह से संख्या लिख दी, और यहाँ क्या लिखा, -1 -2 -3 -4, इस तरह से लिख दिया। अब इन्होंने क्या कहा है, किस पूर्णांक युग्म में पहला पूर्णांक संख्या रेखा पर दूसरे पूर्णांक के बाईं ओर होगा। तो इनमें से ये जो संख्या दी हुई है, इनमें से कौन जो है उसके बाईं ओर होगा। तो बाईं ओर कौन सा होगा इसमें,
तो -5 एक और लिख लेते हैं। तो देखिए -5 और -3 है, तो -3 के बाई बाईं ओर कौन सा है? -5 है ना। तो ये होता है बायां, ये होता है दायां। ठीक है, तो बाईं ओर कौन सा है? -5। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी उत्तर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बायां पूछा था इसलिए हमने बी वाला लगाया है। ये वाला, हाँ, बायां पूछा था इसलिए हमने, इस तरह से चलता है -5 -4 -3 -2, इस तरह से चलता है। तो इसकी बाईं ओर, तो इधर की तरफ हमें देखना था कि बाईं ओर कौन सा है, तो -5 है। किसके बाईं ओर? -3 के। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला सही हो गया। ठीक है, आगे आता है दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की 50 किलोमीटर घंटे की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची और इस यात्रा को चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर पहुंची बस ने, कितनी यात्रा की और कितने, 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ये आपको याद रखना है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसने यात्रा की है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। और जो है, और आगे क्या कहा गया है कि अब हमें बताना है इस यात्रा को चित्र में दर्शाया गया है। अब अगला जो ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी है। तो जब बस ए से बी, बी से सी, सी से डी तक आई, तो बस ने कितनी यात्रा, कितनी दूरी जो है वो तय करी, कुल दूरी कितनी तय करी। तो इन सबको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 4180 को जोड़ा हमने, फिर 2160 को जोड़ा और फिर 3450 को जोड़ा, तो हमारा क्या आ गया? 9790 किलोमीटर की दूरी जो है, ये पहले का है, दूरी जो है उसने तय करी। तो हमारा कौन सा सही हो गया? ये इसमें डी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से उत्तर लगा देते हैं। इसमें कौन सा वाला सही हो गया? हमारा डी वाला। ठीक, अगला पूछा है कि सी से ए तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी है। जब सी से ए तक गए, तो सी से डी तक गए, फिर डी से ई तक गए, फिर ई से ए तक गए। यहाँ पर तो क्या हुआ? इसमें 3450 लिखा पहले, ये दूसरे का उत्तर है। ठीक है, फिर लिखा हमने ये 4000 और फिर लिखा 2550, और इन तीनों को हमने जोड़ लिया और हमारा कितना आ गया? ये आ गया हमारा 10,000 किलोमीटर। तो हमारा सी वाला जो है ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से करेंगे। इस चित्र को देख करके बस आपको जोड़ना है कि कितनी जो है, उनसे उन्होंने जैसे जैसे वो पूछ रहे हैं कि सी से ए तक की दूरी पूछी, ऊपर वाले में ए से डी तक की दूरी पूछी, तो इस तरह से इनको हमें कर लेना है। ठीक है, अगला करते हैं। इसमें अगला पूछा है इसमें हमें कि बस द्वारा तय की गई कुल दूरी यदि वह ए से शुरू करती है और वापस ए पर लौटती है। अब उन्होंने क्या पूछा? देखो, इसमें पूछा है कि अगर वो ए से शुरू करती है तो ये वाला जोड़ना है, ये जोड़ना है, फिर ये जोड़ना है, फिर ये और फिर ये। ए से ए तक की दूरी तय करनी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो सारी हमने संख्या यहाँ पर लिख ली कि 4180 उसने जो दूरी तय की है वो सब जो है हमने इसमें लिख ली है। और 16,340 जो है उसने टोटल जो है दूरी कवर की है। ठीक है, तो 16,340 पे टिक कर देंगे। बी वाला इसका बिल्कुल सही हो गया। इन सबको प्लस कर लिया हमने, ऐड कर लिया और 16,340 इसका उत्तर सही हो गया। अगला का है बस द्वारा सी से डी तक यात्रा में लिया गया समय। सी से डी तक की कितनी यात्रा का समय लिया गया है? तो अभी आपको बताया कि 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो 3450 जो है उसने सी से डी तक की दूरी कितने में पूरी की होगी? उसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे 50 से। तो हमारा कितना घंटे आ गए? ये आ गया हमारा 69 घंटे। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो गया? हमारा उत्तर सही हो गया इसमें डी वाला जो है उत्तर, ये सही हो गया। और ऊपर वाले का कौन सा सही था? 16,340। ठीक है, इस तरह से करेंगे। बहुत आसान पेपर आया हुआ है, अगर आप ध्यान से करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अगला करते हैं। इसमें पूछा गया है कि बस द्वारा डी से ई तक यात्रा में लिया गया समय कितना है। तो डी से ए तक की यात्रा में कुल दूरी कितनी तय की है उसने? 4000 और 2550, तो 6550। अब समय कितना लिया है? 6550 को किससे डिवाइड कर देंगे? 50 से, जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया हमने। तो हमारा कितना समय आ जाएगा? डी से ए तक की दूरी बताई गई है 131 जो है घंटे उसने किए हैं। 131 घंटे जो है उसने डी से ए तक पहुंचने में, उसको 131 घंटे लगे उस बस को।
ठीक है। अगर वो डी से चली बस तो उसको ए तक इस तरह से पहुंचने में कितना समय लग गया, 131 घंटे। ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, वो चित्र जो आपको दिया हुआ था बस की यात्रा का वो देख करके, और आपको ये प्रश्न जो है हल करने हैं। आगे आता है हमारा, इसमें आपको देखिए एक आपको ये दिया हुआ है, एक इस तरह से आपको ये बना हुआ है चित्र, ये बॉक्स बना हुआ है, और आपको इसमें क्या पूछा गया है। देखिए बच्चों, इसमें आपको एक ऐसे इस तरह से चित्र दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है, एक बॉक्स में वर्ष के किसी एक दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची दी गई है यहाँ पर। ठीक है। तापमान दिया हुआ है कि सियाचिन का, शिमला का, अहमदाबाद का, दिल्ली का और श्रीनगर का। तो इसमें पूछा है अगर 0 डिग्री से कम है तो कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह। ठीक है। जब सर्दी ज़्यादा होगी तो माइनस होगा, और जब गर्मी होगी तो क्या होगा, प्लस। ठीक है। और ऊपर को दर्शाने के लिए प्लस का चिन्ह लगा है। ठीक है। तो सियाचिन का टेम्परेचर कितना है, माइनस में है, -30। तो शिमला का कितना है, -10। और अहमदाबाद का कितना है, ऊपर यहाँ लिखा है, ऊपर, ऊपर का मतलब प्लस में है। और यहाँ पर भी दिल्ली का भी प्लस में है, और श्रीनगर का क्या है, नीचे, तो मतलब माइनस में। ठीक है। इस तरह से अब प्रश्न हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। देखो, पहला उन्होंने पूछा है कि सियाचिन का तापमान क्या रहा होगा। तो सियाचिन का तापमान क्या रहा होगा, देखो सियाचिन में उन्होंने पूछा है कि क्या है, 30, ये लिखा है 30 डिग्री से सेल्सियस से नीचे है। तो सियाचिन का क्या रहा है, इसलिए कौन सा वाला सही हो जाएगा इसमें, इसका उत्तर सही हो जाएगा -30, क्योंकि सियाचिन का टेम्परेचर क्या है, माइनस में, वहाँ बहुत ठंडी है। तो इसलिए उसको लिख दिया हमने -30 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से अब पूछा है सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो सबसे ठंडा भी कौन सा बताया गया है इसमें, सियाचिन बताया गया है, क्योंकि सबसे कम तो इसी का ही है, देखो -30 में है ना। श्रीनगर का उसके बाद श्रीनगर का है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा अगले वाले का भी क्या हो जाएगा, हमारा सियाचिन उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा है जयपुर शहर दिल्ली से 10 डिग्री गर्म है, जयपुर का क्या तापमान है। तो जयपुर शहर दिल्ली से 10 डिग्री गर्म है। तो जयपुर का तापमान कितना दे रखा है, देखो ऊपर जयपुर का तापमान दे रखा है हमें, अहमदाबाद यहाँ का लिखा है 35 डिग्री से ऊपर। देखिए एक मिनट, दिल्ली से पूछा है तो दिल्ली का कितना है, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री है हमारा दिल्ली का। अब यहाँ पूछा है जयपुर शहर दिल्ली से 10 डिग्री गर्म है। तो दिल्ली से 10 डिग्री, दिल्ली का कितना दिया हुआ है, 30, और जयपुर का कितना कह रहे हैं, 10 डिग्री और गर्म है। तो कितना प्लस कर दिया, 10 और ऐड कर दिया इसमें। इसमें हमने दिल्ली का हमारा था 30, और इसमें हमने 10 और जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 40। तो और 40 कौन सा, प्लस का, क्योंकि गर्मी है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, प्लस का 40। ठीक है। अगला कह रहे हैं अगले दिन शिमला का तापमान 5 डिग्री कम हो गया। अगले दिन शिमला का तापमान क्या था। तो शिमला का तापमान फिर देख लेते हैं कि शिमला का तापमान क्या दे रखा है इन्होंने, 10 डिग्री, 10 डिग्री माइनस का। ठीक है। तो -10 दे रखा है शिमला का तापमान। तो और आगे इन्होंने क्या पूछा है, तो -10 दे रखा है, कह रहे हैं शिमला का, और 5 और माइन वो हो गया, कम हो गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। हाँ, और लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का, तो -15 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, जब माइनस का 10 है और माइनस और हो गया 5, तो आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस और माइनस ये प्लस हो गए थे, और माइनस का 15, तो ये वाला बिल्कुल सही हो गया हमारा। आगे क्या क्या है फिफ्थ में, कि ऊपर दी गई 10 - 10 लिखा है 0, ऊपर दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। तो इनमें से कौन सा सत्य है, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -10 और 10 का योज्य प्रतिलोम है। देखो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसमें डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है ये डी वाला जो है उत्तर, ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, पांचवे का। ठीक है। तो अगला करते हैं, अब इसमें अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर आता है, देखिए अब हम आ गए सेक्शन बी पर, और ये नंबर है इसका 4 नंबर है आपके। तो आपको बताना है कि ये आकृति का मिलान करना है आपको कि, और इनके इधर भुजाओं की संख्या दी गई है। ठीक है। तो इसमें आकृति दी हुई है और इसको मिलाना है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, तो 4 से मिला दिया।
इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 हैं तो 5 से मिला दिया। इसमें है 8 तो 8 से मिला दिया, और इसमें 3 है तो 3 से मिला दिया। इस तरह से बहुत आसान था ये तो। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इसमें पूछा है कि आपको रिक्त स्थान भरने हैं इसमें। तो पहला पूछा है 10 मिलियन जो है किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1 करोड़ के बराबर। आगे पूछा है नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1290 है, इसकी लंबाई मीटर में करनी है। तो आपको पता ही होगा कि मीटर में करने के लिए 1290 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम गुणा कर देंगे 1000 से। देखिए 1290 को किससे कर देंगे? 1290 गुणा किससे कर देंगे? 1000 से। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, इतने मीटर लंबाई नर्मदा नदी की बतानी थी हमें मीटर में। आगे पूछा है संख्या रेखा पर बिंदु P द्वारा, ये P जो है पूर्णांक को दर्शाया गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो कौन से पूर्णांक को दर्शाया गया है? -5 को। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा हमारा? P की जगह पर -5। ठीक है, तो इस तरह से कर लिया हमने। चौथे नंबर पे आ गए। ये सभी एक एक नंबर के हैं आपके, और देखिए यहाँ पर लिखा है इनमें से कोई 4 करने हैं आपको, और ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चौथा क्या पूछा है? इसमें बताया गया है, यहाँ पर आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है और पूछा है 24 × 25 पूछा है किसके बराबर होगा? अगर यहाँ भाग में क्या दिया हुआ है? 4 लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा? और यहाँ पर आपको एक ब्लैंक दिया हुआ था। ठीक है, तो 24 × 25 कब होगा? जब अगर यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं, तो 4 से अगर 100 को भाग करते हैं तो कितना आता है हमारा? 25 आ जाता है। हाँ, तो ठीक है, तो 4 हट गए यहाँ से और ऊपर क्या आ गया? 25। तो 24 × 25 कितना बराबर हो गया? 24 × 25। तो ये इस तरह से बराबर हो गया। अगला है 5वां नंबर। इसमें क्या कहा गया है कि 5 - 15, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? माइनस का 10। तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी? देखिए अगर हम -10, अगर ये वाला हम इधर ले आते हैं संख्या को, देखिए फिर से एक बार कि देखिए अगर हम -15 को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15 हो गया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमने -10 + 15 कितना हो गया हमारा? तो प्लस का 5 आ गया। ये लिखा प्लस का 5, तो यहाँ पर इसलिए 5 नंबर जो है आ जाएगा। अब इसमें से भी चेक भी कर लेते हैं। 5 में से अगर -15 को करते हैं तो 10 आता है, लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है? लेकिन इसमें संख्या कौन सी बड़ी है? माइनस की, इसलिए हमारा -10 आ गया। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर 5 जो है उत्तर सही हो गया हमारा बिल्कुल। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा है इन्होंने? इसमें पूछा है निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ये जो दी हुई है संख्या बहुत आसान है, ये तो सारे बच्चे कर लेंगे। कि सबसे छोटी संख्या पहले आपको ढूंढनी है। तो 25, 25 देखिए सब में लिखा हुआ है, आपको बस आखिरी की संख्या देखनी है। सबसे बड़ी कौन सी होगी? 290 वाली। तो 290 वाली सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटी कौन सी होगी? ये 245 वाली। तो ये हमारा हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया हमारा। आगे आता है निम्न का विपरीत लिखिए। खाते में 100 रुपये जमा करवाना। तो खाते में से 700 रुपये जमा करवाए और 700 रुपये निकालना। तो ये उसका उल्टा हो गया। ठीक है ना। आगे पूछा है कोई भी एक बहुभुज बनाइए और उसका अंतः भाग को छाया अंकित कीजिए। बहुभुज कैसे बनाना है? देखिए ये हमने बना रखा है। ये यहाँ पर एक आपको आपके लिए एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इस तरह से बहुभुज बनाया हुआ है। और इसके अंतः भाग को जो अंदर है इसको आपको कलर करना है। तो हमने रेड कलर से कर दिया, आप किसी भी अपने पसंद के कलर से कर देना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखना है। बस सही सही है या गलत है ये बताना है आपको। तो -26 -25 से बड़ा है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कौन सा बड़ा है? -25 बड़ा है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है? -26 क्या उससे बड़ा है? तो असत्य है ये बिल्कुल। -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है? सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, असत्य है ये भी। तो ये दोनों में असत्य लिख दिया। आगे इन्होंने चॉइस दी है, या तो ऊपर वाला ये वाला करना है या ये वाला करना है, नीचे वाला नंबर लाइन वाला। तो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, ये संख्या रेखा हमने बनाई हुई है आपके लिए। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 2 से 6 कम है। 2 से 6 कम। ठीक है, तो इसमें जल्दी से गिन लेते हैं। 2 से 6 कम कौन सा है हमारा? 2 नंबर यहाँ पर है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 कम क्या हो गया? -4। तो 2 में से माइनस अगर 6 को करते हैं तो -4 आता है वैसे भी। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही हो गया हमारा? -4। ये उत्तर आ गया इसका। ये -4 जो है संख्या रेखा बनाई हमने और जल्दी से करके देख लिया इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सही हो गया। आगे आता है सेक्शन नंबर सी आ गए। अब स पे आ गए, खंड स पे। इसमें 10 से 14 तक के प्रश्न हैं और ये 2 नंबर के हैं आपके। इसमें क्या है कहा गया है?
कि अंक 9 को सदैव सेकंड के स्थान पर रखते हुए किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। तो सबसे बड़ी संख्या कौन-सी बनेगी? 8, 9 को यहीं पे रखना है, 9 को कहीं नहीं ले जाना, ठीक है? तो 8, 7, 6 इस तरह से हमने बना दी और इसमें उल्टा कर दिया 6, 7, 8, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ी बन गई और ये सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक। अब इसमें भी चॉइस दी हुई है, इसमें भी आपको अथवा दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है अथवा, तो मतलब या तो ये वाला करना है आपको या ये वाला करना है, एक कोई एक करना है इनमें से। तो अब नीचे वाला में क्या कह रहा है कि 0, 4 और 9 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। प्राप्त संख्याओं को शब्दों में भी लिखना है। तो सबसे बड़ी कौन-सी बन गई? 9, 9, 4, 0 सबसे बड़ी बन गई और सबसे छोटी कौन-सी बन गई? 4009। तो और इनको शब्दों में भी लिखना है, तो शब्दों में कैसे लिख दिया? 9940 है ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है? 4009। तो ये 10वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। इसका अगला है हमारा अगला नंबर है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाना है, निम्न संख्याओं नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। और हमें क्या करना है? अल्प विराम लगाना है, इसमें भी हमें कॉमा लगाना है, जो हम इस तरह से कॉमा लगाते हैं ये लगाना है हमें। तो ये संख्या आपको दी हुई है, ये रही, और इसमें कॉमा लगाना है। तो देखिए इंडियन वाले में कैसे करते हैं? पहले 3 वाला, फिर 2 इस तरीके से करते हैं। भारतीय वाला जो करते हैं, भारतीय संख्याकन, तो इसको और फिर इसको शब्दों में भी लिखना है। तो 85,46,283 जो है ये नंबर आपका बन गया। अगला ये वाला नंबर को इसको कैसे करेंगे? पहले हमने 3 के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगाया, फिर 2 के बाद अल्प विराम लगाया, फिर 2 के बाद लगाया और ये बन गया 9,99,46 बन गया हमारा। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आपको अच्छे से बस करते जाना है और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे फिर। 12वां नंबर क्या है? निम्न पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ जो जाता है। तो छोटे से बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? माइनस का 4, फिर -3, 4 और 6। इन नंबरों को आपको कैसे लगाना था? आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लगाना था। तो सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर 4 है, फिर 6 है। ठीक है? तो इस तरह से आपको लगाना था। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। अथवा इसमें भी आपको या तो ये करना है ऊपर वाला या ये वाला करना है। इसमें संख्या रेखा, इसमें भी संख्या रेखा बनवाई है। -4 और +8 को आपको निरूपित करना है। तो -4 देखिए, ये हमने आपके लिए यहाँ पर एक ये बनाई हुई है नंबर लाइन, ये बनाई हुई है और इसमें आपको क्या क्या दर्शाना है? -4 ये लिख दिया हमने यहाँ पर, प्लस का 8 लिख दिया, ठीक है, जो गोले कर रखे हैं हमने। तो इस तरह से आपको ये संख्या रेखा जो है बनानी है। ये देखिए यहाँ पर एक संख्या रेखा इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ पर 0 लिख देते हैं, इधर की तरफ 1 2 3 4 और इधर की तरफ -1 2 3 इस तरह से लिखते हैं। आपको आती होगी ये तो अच्छे से। तो इधर -4 दर्शा दिया और इधर प्लस का 8 दर्शा दिया। ठीक है बच्चों, आगे पूछा है निम्न संख्याओं के लिए रोमन संख्यांक लिखिए। तो रोमन संख्यांक कैसे लिखते हैं? जो इस तरह से x की तरह लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10। ठीक है, और v का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 और C का मतलब क्या होता है? इसमें होता है 100। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इन्होंने कहा है पहला नंबर 35 लिखना है। तो 35 को कैसे लिख दिया? 10, 20, 30। अभी आपको बताया x किसके बराबर है? ये 10 के बराबर है। तो 10, 20, 30 और ये 5 के बराबर, तो कितना हो गया? 35 हो गया। अगला है 92, 92। तो इसको कैसे लिखेंगे? C अभी हमने आपको बताया 100 है और 100 से पहले क्या लिखा है? 10। तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, आगे लिखा होता है तो उसको घटा देते हैं उसमें से। तो ये कितना हो गया? 90। 100 में से 10 माइनस किया हमने, 90 आ गया। और ये क्या है? 2। तो 90 में 2 प्लस कर दिया तो कितना आ गया आपका? 92 आ गया। तो इस तरह से ये हमने, इस तरह से ये आंसर उसका ये हो गया 35 और 92 का, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14। आगे आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे हम। इसमें कहा है संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए। ये जो आपको एक आकृति दी हुई है, इसमें आपको एंगल DOF के अभ्यंतर में क्या है? अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से अंदर की तरफ है? कौन कौन से एंगल पूछा है इन्होंने? एंगल पूछा है DOF। तो DOF पहले तो देखेंगे हम कहाँ बन रहा है। देखो ये DOF में अंदर की तरफ कौन कौन से हैं? E है, B है, ए है। तो हमने लिख दिया ABE अंदर की तरफ है। और फिर पूछा है एंगल EOF में बाहर की तरफ कौन से हैं? तो EOF में बाहर की तरफ
देखिए ई ओ एफ में अब पूछा है बाहर की तरफ, तो ई ओ एफ में बाहर की तरफ कौन से, सी है, ए है और डी है। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला हो गया। ये हमने अभ्यंतर वाले लिख दिए और ये बाहर वाले जो थे इसमें से वो लिख दिए। बहुत आसान था ये तो 14 नंबर। अब आ गए हम अपने 15वें क्वेश्चन पर, और 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसके अंक हो गए आपके 3 नंबर का है ये। ठीक है, तो निम्न संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है आरोही क्रम में करना, इसको बस छोटे से बड़े की तरफ करना है। तो सबसे छोटा, पहले वाले में सबसे छोटा ढूंढेंगे सबसे पहले। तो सबसे छोटा हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा है हमारा जिसमें लिखा है 63,490। ठीक है बच्चों, 63,490। और उसके बाद कौन सा है हमारा 63,904, ये वाला छोटा है, सबसे आगे लिखा है। फिर ये वाला नंबर आएगा और उसके बाद 64 वाला। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ये वाले नंबर देखना, 63 63 63 लिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ 64 है तो ये तो बड़ा हो गया नंबर। और इसके फिर आखिरी वाले देखना, 490 लिखा है, या 904 या 949। ठीक है ना, इस तरीके से इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अगला वाला नंबर भी इसी तरह से, पहले ये वाला नंबर आ गया, ये जो सबसे आगे लिखा है। फिर 56879 वाला आ गया, ये वाला आ गया जो सबसे आखिरी में लिखा है। फिर 5756 हो गया ना, 57 ये यहाँ पर बढ़ गया तो ये बड़ा हो गया, तो 57 वाला ये वाला लिख दिया। फिर 59 आ गया, देखो ये आगे, तो ये उससे भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसी का एक और चॉइस का भी क्वेश्चन है, ये या तो वो वाला करना है आपको पिछले वाला, या ये वाला करना है, कोई एक करना है। इसमें आपको निम्न संख्याओं का प्रसारित रूप लिखना है कि किस तरह से इनको अगर प्रसारित करेंगे, तोड़ेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। तो ये लिखा है आपका एक नंबर दिया हुआ है 534020 लिखा है। तो इसको जितने नंबर आपको देखिए 5 के बाद जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, जितने नंबर लिखे हैं, कितने लिखे, 3 4 0 2 0, तो 5 लिखे हैं तो आप यहाँ पे 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर 3 के बाद कितने नंबर लिखे हैं, 4, तो 3 के बाद 1 2 3 4 जीरो लगा दी। फिर 4 के बाद हमारे 3 नंबर है तो 3, फिर जीरो को कुछ नहीं लिखते, और फिर लिखा है 20 तो इसको 20 लिख दिया। तो बहुत आसान है ये तो, 3 नंबर इसमें तो बहुत जल्दी से पक्के हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आगे अगला है 8 7 9 8 0, तो 8 लिख दिया। उसके बाद कितने हैं हमारे नंबर, 4 नंबर है तो 4 जीरो लगा दी। फिर 7 के बाद कितने नंबर है, 3, 9 8 0, 3 ही बचे ना अब, तो 3 जीरो लगा दी। फिर 9 9 लिख दिया। फिर उस 9 के बाद कितने बचे, 80, दो दो नंबर बचे तो 2 जीरो लगा दी। 8 80 हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, और जीरो का कुछ नहीं लिखते, ये तो इसमें ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रसारित करेंगे। ठीक है, अगला है 16वां नंबर क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और रह गए इसके बाद हमारे। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक लिखिए जो 2 से 6 कम है। 2 से 6 कम पूछा है, तो 2 से 6 कम कौन सा है, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या आ गया हमारा माइनस का 4, आंसर आ गया इसका। और इसका क्या आ गया, -5 से 6 अधिक, तो -5 यहाँ पे है तो 6 अधिक 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारा, इसका उत्तर हो गया, तो बच्चों इसका उत्तर हो गया हमारा 1 नंबर। ठीक है, और ऊपर वाले का क्या आ गया हमारा, माइनस का 4। ठीक, एक बार फिर से लिख देते हैं। ऊपर वाले का उत्तर हमारा था -4 इस वाले का, और इस वाले का एक उत्तर आ गया यहाँ से। ठीक है, -4, और यहाँ इन्होंने कहा था 6 किससे लेस, यहाँ से 6 2 से 6 कम, तो यहाँ से हमने गिनना शुरू किया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कम, इधर की तरफ जाएंगे कम करने के लिए। और इधर पूछा था 6 ज़्यादा किससे, -5 से, इस वाले से 6 ज़्यादा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे पहुंच गए। तो इसका कितना आसान था, ये तो बहुत ही आसान था। अच्छा, उसके बाद आ गए 17वें नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें क्या पूछा है, चतुर्भुज दिया हुआ है एक, ये इस तरह से आपको आकृति दी हुई है, और सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बताना है। सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, सम्मुख भुजाएं, जैसे हमारी सम्मुख भुजाएं इसकी कौन, तो इसमें क्या पूछा है बच्चों, कि पहला पूछा है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बताना है। युग्म मतलब जोड़ा बताना है आपको सम्मुख भुजाओं का। तो इसमें सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं, ई टी है, और कौन सी है, के आई है, ये सम्मुख भुजाएं हैं। और और कौन सी सम्मुख भुजाएं हैं, देखिए ई के है, इसके किसके सम्मुख है, ये आई टी के सम्मुख है। ठीक है, तो पहले का उत्तर ये वाला हो जाएगा। आगे पूछा है आसन्न भुजाओं का एक युग्म बताना है, तो दूसरे वाले का क्या होगा, अब पूछा है आसन भुजाओं का एक युग्म बताना है दूसरे वाले में, तो उसका क्या हो जाएगा, के ई, ये के ई हो गया हमारा, किसके,
इसके साथ में है, ये आसन भुजाएं हैं हमारी। और के ई और के आई, तो के ई किसके, के आई के, ठीक है, ये इससे जुड़ी हुई है, ये देखिए यहाँ से ऐसे, और ये वाली ऐसे जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो आसन भुजाओं का एक युग्म बताना था, तो ये हमारा सेकंड का उत्तर ये वाला हो गया। अगला पूछा है आसन कोण का एक युग्म बताना है। अब हमें कोण बताना है। कोण मतलब होता है एंगल, ठीक है, तो एंगल बताना है इसमें। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, आसन कोण का एक युग्म, तो के ई टी, तो इस तरह से के ई टी, यहाँ पे एंगल बन गया। आगे है ई टी के, ई टी के, एक ये वाला एंगल बन गया। और के ई टी, फिर से के ई टी, एक ये वाला, और ई के टी, ई के टी, और एक ये वाला, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला हो गया, और फिर ये वाला और ये वाला एक युग्म बन गया, ठीक है। इस तरह से पेयर बना दिया। आगे है सम्मुख कोण का एक युग्म बताना है। एक बताना है इसमें, सम्मुख कोण का एक युग्म बताना है, तो कौन सा होगा इसमें सम्मुख कोण का एक युग्म, एंगल ई किसके, एंगल ई किसके सम्मुख है, एंगल आई के। ये दोनों देखिए ऐसे है ना, तो इसलिए सम्मुख कोण का ये एंगल ई और एंगल आई, फोर्थ का उत्तर हो गया। आगे है इसी का 18 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। अब आ गए हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे, और आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा 18वां नंबर। एक व्यापारी के पास इतने रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये, मतलब एक रेडियो कितने रुपए का है, 1200 रुपये का है। और इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, और उसने कितने रेडियो का ऑर्डर दिया, 40 रेडियो का। तो एक रेडियो का मूल्य पहले कितना लिख लिया, 1200। 40 रेडियो का मूल्य कैसे निकालेंगे, 1200 को 40 से गुणा करके। तो कितना आ गया हमारा, 1200 को 40 से अगर हमने गुणा कर दिया, तो गुणा करना आपको आता होगा, देखिए इस तरह से कर दिया, और ये कितना आ गया 36, इस तरह से 12 चौक 48, तो ये आ गया हमारा, देखिए 1200 को 40 से किया तो कितना आ गया, 48,000 आ गया, ठीक है। और व्यापारी के पास कितने रुपए दिए बताए हुए, 78,952, ये लिख दिए हमने। और कितना उसने रेडियो खरीद लिए, 48,000 के। और इसमें से शेष उसके पास कितने बचे, ठीक है, तो शेष कितने बचे, हम इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 30,952 रुपये जो है उसके पास शेष बचे। तो ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया, शेष धनराशि कितनी बची, 30,952। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। और बस ये चॉइस का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये इसमें या तो ये वाला करना है या वो रेडियो वाला करना है आपको। इसमें क्या कहा है, कोष्ठकों का प्रयोग कर हल कीजिए। कोष्ठक का प्रयोग, कोष्ठक होते हैं ये ब्रैकेट्स जिन्हें कहते हैं हम, ठीक है। तो इनका प्रयोग करते हुए आपको इनको हल करना है। जैसे पहला पूछा गया है, बोला गया है 17 इंटू 109, तो 17 को 109 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 9, तब 109 बन जाता है, ठीक है ना। तो 100 प्लस 9 लिख सकते हैं। और 17 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। फिर 17 को किससे करेंगे, 9 से। तो 17 को 100 से किया और 17 को 9 से किया, तो 17 इंटू 100 कितना हो गया, 1700। और 17 इंटू 9 कितना हो गया, 153। और इन दोनों को जोड़ दिया तो 1853। कितना आसान था ये सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला इसी का एक पार्ट है, सेकंड पार्ट। उसमें क्या कहा है, 102 और 103। तो 102 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 102 बनता है, 100 प्लस 3 103 बनता है। अब पहले वाले नंबर को उसी ऊपर वाले की तरीके से ही 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 को 3 से किया, ये 100 को 100 से कर दिया, 100 को 3 से किया। फिर अगला नंबर कौन सा है इसमें, 2 नंबर। फिर 2 नंबर को 100 से किया, और फिर 2 नंबर को 3 से भी किया, तो 2 को 100 से किया, 2 को 3 से किया, तो क्या आ गया, 100 को 100 से किया तो 10,000 आ गया यहाँ पे हमारा। 100 को 3 से किया 300, 100 को 2 से किया 200, 3 को 2 से किया तो 6, और इन सब को जोड़ दिया तो आ गया 10,506। तो यहाँ पर हमारा पेपर हो गया पूरा। तो देखिए बच्चों, ये हमने सारा अपना पेपर सॉल्व कर लिया। सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए था ये, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में हम पहले ही बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए था पेपर। तो आपके पेपर कल जो पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। और बहुत अच्छे से करके आना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, और उत्तर करना बहुत अच्छे से, ठीक है। इस पेपर को अच्छे से देख लेना, हो सकता है इनमें से ही 2-4 क्वेश्चन आपके आ जाएं। इसी तरह से आने वाला है पेपर, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी से प्रैक्टिस